वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक दादी माँ की मूवी लेकर आया हूँ। इसका नाम है ग्रैनी। मूवी देखते समय ऐसा ही लगा कि कोई दादी माँ कहानी सुना रही है। मतलब ऐसी फैंटेसी टाइप की मूवी होती है ये। ना इसे एक बार जरूर देख सकते हैं। तो आप लोग भी वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कहानी की शुरुआत में ही एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है। फिलहाल आधी रात को एक बच्ची अपनी दादी माँ को ढूंढती रहती है। इसकी दादी माँ कहीं पर चली गई। थोड़ी देर के बाद उस बच्ची की दादी माँ दूर पर नजर आती है। ये बच्ची दादी माँ कहकर जब अपनी दादी माँ के पास जाती है तो वो दादी माँ बेहोश गिर जाती है। जब अपनी दादी माँ को जगाने की कोशिश कर रही होती है तो एक अजीब की एंटिटी इस बच्ची के पास आती है। उस एंटिटी को देखकर ये बच्ची डर के मारे जोर से चिल्लाने लगती है और यहाँ पर ये सीन कट होता है। दूसरे दिन विष्णु नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। ये विष्णु अपने फैमिली के साथ फॉरेन से वापस अपने गांव पर आता है। इस गांव में विष्णु का एक पुश्तैनी घर होता है। अपने फैमिली के साथ यहीं पर रहने के लिए आता है। विष्णु के बीवी का नाम होता है रेवती। इनके 2 बच्चे होते हैं, लड़का लड़की, लेकिन दोनों गूंगे और बहरे होते हैं। अपने गाँव वापस आने के बाद अमेरिका में रहने वाली विष्णु की कुलीग विष्णु को वीडियो कॉल करके इससे बातचीत करती रहती है। विष्णु यही कहते रहता है कि हमारा गाँव है, आज के बाद से हम यहीं पर सेटल हो जाएंगे। उसी वक्त इस गाँव का सरपंच विष्णु को देखने के लिए इसके घर के पास आता है। एक्चुअली इस सरपंच को कुछ ज्यादा ही कैस्ट फीलिंग होती है। विष्णु भी इसका ही कैस्ट का बंदा होने की वजह से इसके पास आता है कुछ हेल्प वगैरह करने के लिए। विष्णु सरपंच से कहने लगता है कि यह हमारा पूर्वजों का घर है। इस घर की मैं थोड़ी सी मरम्मत करवाना चाहता हूँ। मैंने सारे घर को चेक कर लिया, लेकिन इस घर में 2 कमरे हैं, वो कमरे ओपन ही नहीं हो रहे। सरपंच कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, बाकी कमरे में साफ सफाई करके वहाँ पर रहो। घर की मरम्मत करने के लिए मैंने ऑलरेडी कुछ आदमियों को लेकर आया हूँ। इस तरह से वो सरपंच एक कारपेंटर को बोलकर इस घर का काम करवाने के लिए कहता है। सच में ये घर बहुत ही यूनिक होता है। दूसरी तरफ गांव का एक बंदा अपने बागीचे में आता है कुछ काम करने के लिए। शॉकिंगली उसी बागीचे में इस बंदे को एक बच्चे की लाश नजर आती है। उसके बाद क्या था, पुलिस वालों को फोन करने पर पुलिस वाले फटाफट से यहाँ पर आते हैं। पहले यहाँ पर सुसैया नाम का एक हेड कांस्टेबल आकर क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन करते रहता है। सच में इस बच्चे को बहुत ही बेरहमी से मारा होता है। गाँव वालों का यही कहना होता है कि इस बच्ची को किसी जानवर ने मार दिया। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर प्रताप नाम का एक ट्रेनी आता है। सुसैया से कहने लगता है कि मुझे लगता है कि ये काम कोई जानवर का नहीं है, किसी ने जानबूझकर इस बच्ची को मार के इसका दिल लेकर गए। इसी बातों ही बातों में क्राइम सीन पर एसपी भी आता है। प्रताप यही बात उस एसपी को बताने पर एसपी ये केस इसी को ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है और सुसैया को इसकी मदद करने के लिए कहता है। गांव वाले से पूछताछ करने पर यह बात पता चलती है कि ही पासी पर एक बूढ़ी औरत रहती है। प्रताप और सुसैया उस बूढ़ी औरत के झोपड़ी पर जाते हैं। इस झोपड़ी पर कोई भी नहीं रहता। उस झोपड़ी में तलाशी लेने पर प्रताप को एक बहुत बड़ा चम्मच नजर आता है जो खुद प्रताप ही उठा नहीं पा रहा होता। सोचने लगता है कि इतनी वजनदार चीज इस बुढ़िया की झोपड़ी पर कैसे आई। उसी झोपड़ी के कोने में प्रताप एक अजीब के पौधे को देखता है। बहुत ही यूनिक होता है ये। जब इसको छूने की कोशिश करने लगता है टच करने के लिए तो वो पौधा इसको काटने लगता है। सुसैया से यही बात कहने पर सुसैया प्रताप का मजाक उड़ाने लगता है। अरे सर, एक पौधा कैसे काट सकता है, शायद इस पौधे को काटे होंगे वही चुप गए होंगे। प्रताप कहने लगता है नहीं सुसैया, ये बहुत ही अजीब का पौधा है। इस तरह से इसकी फोटो क्लिक कर लेता है। दूसरी तरफ एक बहुत ही बूढ़ी औरत बहुत ही मुश्किल से विष्णु के घर के पास चलते हुए आकर वहाँ पर बेहोश गिर जाती है। विष्णु के 2 बच्चे ये बात विष्णु को बताने पर विष्णु और कुछ लोग फटाफट से इस बूढ़ी औरत को घर के अंदर ले जाते हैं। सरपंच पूछने लगता है, अरे विष्णु, ये किसको घर पर लेकर आ रहे हो तुम? पता नहीं कौन है वो बूढ़ी औरत। थोड़ी देर के बाद यही सरपंच उस बूढ़ी औरत के पास जाकर देखता है तो उसे देखकर ये थोड़ा शॉक में रह जाता है। मतलब थोड़ा घबराते हुए ये सरपंच फटाफट से यहाँ से चले जाता है। बाद में विष्णु के घर वाले इस बूढ़ी औरत की बहुत ही अच्छे से केयरिंग करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद इस बूढ़ी औरत को होश आने के बाद ये बूढ़ी औरत इशारों में विष्णु और रेवती से कहने लगती है कि ये घर मेरा है। उसी वक्त इस बूढ़ी औरत को कुछ ढोलों की आवाज सुनाई देती रहती है। उन आवाज को ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, अपने कान बंद करके तड़पने लगती है। बात यह है कि विष्णु का बेटा ढोल की आवाज को प्ले करते रहता है अपने कीबोर्ड में। सो विष्णु इस म्यूजिक को स्टॉप कर देता है। बाद में विष्णु डॉक्टर को बुलवाने के लिए अपने घर से थोड़ा बाहर जाता है। उसी किसी रास्ते पर विष्णु को वो सरपंच नजर आता है। कहने लगता है कि विष्णु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सरपंच कहने लगता है कि तुम्हारे घर पर जो बुढ़िया आई है वो कोई मामूली बुढ़िया नहीं है। जब मैं छोटा बच्चा था उस बुढ़िया के बारे में मैंने काफी सारी बातें सुनी। 60 साल पहले इस गाँव में छोटे बच्चे मिसिंग हो रहे थे। कुछ दिनों के बाद वही मिसिंग बच्चे गाँव वालों को लाशें बनकर नजर आने लगे। उन बच्चों की
की लाश के पास उनका दिल गायब था। बच्चों का दिल निकालने वाली और कोई नहीं, तुम्हारे घर पर जो बुढ़िया आई है वही बुढ़िया निकाल रही थी। ऐसी खतरनाक बूढ़ी औरत तुम्हारे घर पर आई है तो जरूर कुछ वजह होगी। सरपंच की बातें सुनने के बाद विष्णु हंसने लगता है। अरे क्या सर, आप भी अजीब की कहानी बनाने लगे। वो बूढ़ी औरत काफी दिनों से खाई पी नहीं, इसीलिए बेहोश गिर गई। वो बूढ़ी औरत ढंग से चल नहीं पाती, किसी को क्या मारेगी। दूसरी तरफ प्रताप और सुसैया उस बच्चे के केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं ना, तो ये दोनों एक बहुत ही बूढ़ी औरत के पास जाते हैं कुछ पूछताछ करने के लिए। वो बूढ़ी औरत खटिया पर लेटी होती है, बात भी नहीं कर रही होती। एक वैद्य उस बूढ़ी औरत का ट्रीटमेंट करते रहता है। कहने लगता है कि ये बूढ़ी औरत बहुत ही वीक है, ठीक होने में 2 हफ्ते तो लग जाएंगे। प्रताप उस पौधे की फोटो इस वैद्य को दिखाकर पूछने लगता है, क्या इस पौधे के बारे में आपको कुछ आइडिया है? इस पौधे की फोटो देखकर इस वैद्य के तो होश उड़ जाते हैं। फटाफट से अपने घर के अंदर जाकर एक बहुत ही पुरानी किताब लेकर आता है। इन दोनों को इस पौधे के बारे में उसी तरह से इस गाँव के बारे में कुछ शॉकिंग सच्चाइयाँ बताने लगता है। 100 साल से पहले इस गाँव का जमींदार दूसरे गांव पर जाकर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी करके अपने गांव पर लाया। अपने गांव में एक बहुत ही सुंदर सा घर बनाकर ये दोनों वहां पर हंसी खुशी रहने लगे। जब वो औरत बच्चों को जन्म देने लगी तो धीरे धीरे इसकी सुंदरता कम होने लगी। अपनी बीवी की सुंदरता कम होता हुआ देख इस जमींदार को बर्दाश्त नहीं हुआ। घर में किसी को भी ना बताते हुए रातों रात गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाता है। बाद में वो औरत अपने बच्चों के साथ इसी हवेली में अपनी जिंदगी गुजारने लगी। देखते ही देखते इसके बच्चे बड़े होकर उनके भी बच्चे हो जाते हैं, मतलब दादी बन चुकी होती है ये। इतने साल गुजरने के बावजूद भी ये बूढ़ी औरत अपने पति का ही इंतजार करती रहती है। एक दिन सडनली वो जमींदार वापस अपने घर पर आता है। शॉकिंग बात यह है कि जिस एज में ये अपने हवेली को छोड़ा था उसी एज में वापस लौटकर आता है। इसकी बीवी इसको देखकर शॉक में रह जाती है। वो जमींदार अपनी बीवी से कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, जिस तरह से मैं जवान हुआ हूँ तुम्हें भी जवान बना दूंगा। गांव वाले इसी जमींदार के बारे में बातें करने लगते हैं। कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? उस गांव में रहने वाला एक पुराना वैद्य गांव वालों को कुछ बातें समझाने लगता है। हमेशा जवान रहने के लिए कुछ रिचुअल्स करना पड़ता है। पहले तो काशी में रहने वाले अघुरास नौजवान रहने के लिए एक अजीब के रिचुअल करते हैं। ऐसा रिचुअल और पूजा करने के बाद वो लोग एक बहुत ही रेयर पौधों से एक फूल निकालने लगते हैं जो 100 सालों में एक बार ही लगता है। उस फूल के साथ साथ वो लोग छोटे बच्चों का दिल भी पकाकर उसमें मिलाकर एक डिश बनाकर वो लोग खाने लगते हैं। जिस उम्र में वो लोग वो डिश को खाते हैं हमेशा के लिए वो लोग उसी एज में रह जाते हैं और इसी तरह से उन लोगों की कुछ एज पीछे भी चली जाती है। अब इस जमींदार को देखकर ऐसा लगता है कि वो जमींदार ऐसा ही एक रिचुअल करके नौजवान हो गया। इस तरह से वो पुराना वैद्य गांव वालों को ये सारी बातें बताते रहता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि ऐसे लोगों का शरीर ही नौजवान होता है, उनके बॉडी में के सारे पार्ट्स खराब हो जाते हैं। सिंपल से बात करें तो वो जमींदार किसी राक्षस से कम नहीं। ऐसा बंदा हमारे गांव में रहना हमारे लिए बेहतर नहीं। किसी भी तरह से उस जमींदार को हमारे गांव से भगा देना होगा। दूसरी तरफ वो जमींदार अपनी वाइफ को वही कीमती फ्लावर लाकर देता है। कहने लगता है कि इस फूल से तुम भी पहले की तरह नौजवान हो जाओगी, बहुत ही खूबसूरत। इसके साथ साथ हमको छोटे बच्चों का दिल भी चाहिए। उसी वक्त उस जमींदार के फैमिली वाले इसके सामने आकर अपना इंट्रोडक्शन करवाने लगते हैं, मतलब वही उसके बच्चे, उसके बहू, पोतिया। अपने पोतों को देखने के बाद उस जमींदार के दिमाग में एक बहुत ही शैतानी प्लान आता है। पहले तो ये जमींदार अपने बेटे और बहू को मार देता है। अगर इनको मार देगा तभी बच्चों से उनका दिल निकाल पाएगा। जब उन बच्चों को भी मारने वाला होता है तो उसी वक्त गांव वाले इस हवेली में घुसकर इस जमींदार को पकड़ लेते हैं। एक पेड़ से बांधकर बहुत मारने पीटने लगते हैं और उसी तरह इसको जिंदा भी जला देते हैं। जब वो जमींदार जल रहा होता है तो गांव वाले ढोल बजाते रहते हैं। वो जमींदार मरते हुए नहीं डरता, अपनी बीवी से कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, जैसा मैंने तुमको बताया तुम उसी तरह से करके हमेशा जवान रहो, खुश रहो। प्रेजेंट डे पर वही वैद्य प्रताप और सुसैया को ये सारी बात बताते रहता है और वही जमींदार की वाइफ विष्णु के घर पर आई होती है। इस तरफ इस बुढ़िया को होश आने के बाद एक बहुत ही सीक्रेट दरवाजा ओपन करके कमरे में जाती है। इसी कमरे में वो फूल होता है। एक्चुअली इस घर के काफी सारे सीक्रेट्स इस बूढ़ी औरत को पता होती है। बुढ़िया सोचने लगती है कि अब मेरे पास तो ये फूल है, अब मुझे बच्चों का दिल चाहिए। इस तरह से उस विष्णु के बच्चों को मारने का प्लान बनाने लगती है। इसी दरमियान में रेवती के वो 2 बच्चे खेलते खेलते किसी कमरे पर चले जाते हैं। रेवती भी उस कमरे में जाकर
एक फोटो को देखने लगती है। शॉकिंगली उस फोटो में ये बूढ़ी औरत और उसकी फैमिली वाले होते हैं। उस फोटो में का ईयर देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं कि इतने सालों तक वो बुढ़िया ऐसे ही कैसे रह सकती है, जैसा 100 साल पहले थी। मतलब 1920 में जिस तरह से ये बूढ़ी औरत थी उसी तरह से अभी भी है। अपने बच्चों से कहने लगती है कि मैं आने तक तुम दोनों कहीं पर भी मत जाओ। इस तरह से विष्णु को कॉल करने लगती है, लेकिन उस वक्त विष्णु ड्राइविंग पर होने की वजह से रेवती के फोन को नहीं देखता। तभी एक अजीब की एंटिटी रेवती के पास आती है। वो अजीब की एंटिटी और कोई नहीं, वही बूढ़ी औरत होती है। रेवती को बेहोश करके दूसरे कमरे पर ले जाने लगती है। उसी वक्त विष्णु अपने घर पर पहुंचकर इस चीज को देखकर उस बुढ़िया को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सडनली वो दरवाजा बंद हो जाता है। मतलब एक दीवार की तरह होता है उसका दरवाजा। इस दीवार के पीछे सीक्रेट रूम होती है। थोड़ी देर के बाद वो बुढ़िया दोबारा विष्णु के पास आकर हवा में उड़ते हुए इसके सर पर भी वार करके इसको जख्मी करके उसी सीक्रेट रूम में बंद कर देती है। तभी ये सारी चीजें विष्णु के 2 बच्चे देखकर अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। ये बुढ़िया उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करती रहती है। हवेली के सारे दरवाजे बंद कर देती है। एक समय आने के बाद विष्णु का बेटा पकड़ा जाता है। जब बुढ़िया इसको मारने ही वाली होती है, वो बच्ची डिसाइड कर लेती है कि किसी भी तरह से मुझे मेरे भाई को बचाना होगा। इस तरह से वो बच्ची कीबोर्ड लेकर प्ले करने लगती है, वही ढोल की आवाजें। इन आवाजों को सुनते ही वो बुढ़िया के कान फटने लगते हैं। तड़प तड़प कर बेहोश गिर जाती है। मतलब जब इस बुढ़िया का पति जल रहा था उस वक्त यही ढोल की आवाजें सुनाई दिया था, तो वही ट्रॉमा अभी भी इसके दिमाग में होता है। जब भी ढोल की आवाजें सुनती इसका पति याद आता है। मौका देखकर वो 2 बच्चे किसी दूसरी जगह पर जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उस पियानो की बैटरी खत्म हो जाने की वजह से म्यूजिक भी स्टॉप हो जाता है। बुढ़िया दोबारा उठकर उन दोनों बच्चों को सर्च करती रहती है सारे घर पर। वो 2 बच्चे उस बुढ़िया से बचते बचाते हॉल पर आते हैं। ये 2 बच्चे ऑलरेडी उस बुढ़िया को एक बटन प्रेस करते हुए देखा था जो बहुत ही ऊपर होता है। तो दरवाजा ओपन करने के लिए वो बच्ची अपने भाई को उठाने लगती है उस बटन को प्रेस करने के लिए। उसी वक्त वो बुढ़िया इन दोनों बच्चों के पास आकर जख्मी करके उसी सीक्रेट रूम पर ले जाती है। अब दूसरी तरफ प्रताप और सुसैया को उस बुढ़िया के बारे में पता लग जाता है ना। सोचने लगते हैं कि शायद वही बुढ़िया गांव के बच्चों को मार रही है। इस तरह से ये दोनों उस हवेली पर आते हैं, वही विष्णु की हवेली पर। प्रताप दरवाजा खटखटाने पर अंदर से कोई भी जवाब ही नहीं देता। सोचने लगते हैं कि लगता है घर में कोई भी नहीं। उसी वक्त घर के दरवाजे अपने आप ओपन हो जाते हैं। जब प्रताप और सुसैया घर के अंदर आते हैं तो उसी वक्त वो बुढ़िया घर के सारे दरवाजे दोबारा बंद कर देती है। इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता ये कैसा माया जाल है। ये दोनों घर के लोगों को बच्चों को ढूंढते रहते हैं। वो बुढ़िया छुपी रहकर इन दोनों को ऑब्जर्व करती रहती है। थोड़ी देर के बाद सुसैया को वो 2 बच्चे नजर आते हैं, किसी कमरे पर लेटे होते हैं। जब इन दोनों को जगाने की कोशिश कर रहा होता है तो उसी वक्त वो बूढ़ी औरत प्रताप के पास आती है जो कमरे के बाहर होता है, और वो बुढ़िया हवा में उड़ रही होती है। प्रताप को बहुत मारने पीटने लगती है। ये प्रताप भी चुप नहीं रहता, उस बुढ़िया से जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगता है। लेकिन वो बुढ़िया बहुत ही ताकतवर होती है। जब फाइनली वो बुढ़िया प्रताप को मारने वाली होती है, प्रताप कहने लगता है, अरे दादी मैं तुम्हारा ही वारिस हूँ। प्रताप ये देखो मेरा नाम भी दादाजी का नाम है। उस दिन दादाजी के काम की वजह से हम सारे लोग इस गांव को छोड़ दिया। प्लीज दादी माँ तुम उन बच्चों को कुछ मत करो, दादाजी की गलती तुम दोबारा मत करो। लेकिन वो बुढ़िया प्रताप को बहुत जख्मी करके साइड में फेंक देती है, मारती नहीं। सुसैया प्रताप के पास आकर पूछने लगता है, अरे सर ये सच्चाई आपने इतने सालों से क्यों छुपाई? आप इस बुढ़िया के वारिस हो? प्रताप कहने लगता है, अरे सुसैया वारिस गिरिस कुछ नहीं है, मैं तो बस अपनी जान बचाने के लिए उस बुढ़िया से झूठ कहा, शायद वो बच्चों को छोड़ दे। इस गांव में जितने भी बच्चे मर गए थे हम उनको तो बचा नहीं पाए, लेकिन सुसैया किसी भी तरह से हम दोनों को उन दोनों बच्चों को बचाना होगा। अब प्रताप जख्मी होने की वजह से सुसैया उन बच्चों को ढूंढते रहता है। बहुत ही मुश्किल से उन दोनों बच्चों को फाइंड आउट करके उस बुढ़िया से छुपते रहता है। पर एक और बात यह है कि वो बुढ़िया ऑलरेडी वो डिश बनाने का प्रोग्राम स्टार्ट कर चुकी होती है। खैर वो बच्चे सुसैया से कहने लगते हैं कि इस बटन को प्रेस करने के बाद दरवाजा ओपन होता है। इस तरह से जब ये दोनों बाहर जाने ही वाले होते हैं तो उसी वक्त वो बुढ़िया उसी बटन को प्रेस करके दरवाजा बंद कर देती है। वो बुढ़िया सुसैया के पास आकर इसको बहुत मार पीट कर दोबारा उन दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाती है। लेकिन सुसैया उस बुढ़िया से चैलेंज करने लगता है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे मारकर दिखाओ। जब बुढ़िया सुसैया के पास आती है तो सुसैया लालटेन लेकर खुद को जलाकर उस बुढ़िया को जकड़ लेता है, पकड़ लेता है। दोनों एक साथ जलने लगते हैं। उसी वक्त गांव का सरपंच कुछ आदमियों को लेकर इस घर के पास आने लगता है। सुसैया प्रताप से कहने लगता है कि सर उन दोनों बच्चों को लेकर आप फटाफट से बाहर चले जाइए, मेरी फिक्र मत करिए। तो प्रताप बहुत ही मुश्किल से उन दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर चला जाता है। उसी आग की वजह से वो सारा घर
जल जाता है। उसके बाद सीन कुछ महीनों के बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम उसी प्रताप को देखते हैं जो जेल में कैद होता है। फिलहाल इस प्रताप से मिलने के लिए एक और पुलिस ऑफिसर आता है। पूछने लगता है कि आपने 1 साल पहले उस गांव के बच्चों की मिसिंग केस को इन्वेस्टिगेशन करके सॉल्व किया, उसके बाद क्या हुआ? तो प्रताप इस पुलिस वाले को जो हुआ वो बताने लगता है। प्रताप उन दोनों बच्चों को बचाकर उस केस को क्लोज कर देता है और उसी तरह इसकी ट्रेनिंग भी खत्म हो जाने की वजह से इसको दूसरी जगह पर ट्रांसफर भी किया जाता है। एक दिन प्रताप की बीवी प्रताप को कॉल करके कहने लगती है कि आपने मुझे बताया नहीं कि आपकी दादी भी है। आपकी दादी आपसे मिलने के लिए आई है, आप फटाफट से घर वापस आइए। ये लीजिए, आप ही अपनी दादी माँ से बात करिए। प्रताप के तो होश उड़ जाते हैं कि मेरी तो कोई दादी नहीं, मेरी दादी कैसे आई? दूसरी साइड से प्रताप को बहुत ही भयंकर आवाज सुनने को मिलती है। कैसे हो प्रताप, कब घर वापस आ रहे हो? प्रताप समझ जाता है कि जिसका मतलब उस दिन वो बूढ़ी औरत नहीं मरी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, प्रताप जेल में होता है। वही बात इस पुलिस ऑफिसर को बताकर चीखने चिल्लाते रहता है। ये पुलिस ऑफिसर प्रताप से पूछने लगता है कि उसके बाद क्या हुआ, पूरी कहानी बताओ, अब मेरी बेटी मिसिंग है। प्रताप की हरकतें देखकर वहाँ के पुलिस वाले दूसरे पुलिस ऑफिसर को यहाँ से ले जाते हैं। अब क्लाइमैक्स से हमको ये बात पता चलती है कि डायरेक्टर ने पार्ट 2 का हिंट दिया। तो अब मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।